Good morning everybody. You are most welcome in our channel Chemical Guru. My dear students, अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर चैप्टर नंबर क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग चल रहा था, जिसके मैंने वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, इसके बाद मैं आज पार्ट 4 स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले हमने चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको कंप्लीटली जो है डिफ्यूजन के बारे में, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज हम इवेपोरेशन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन मींस क्या कह सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। क्लियर है? डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर भी नोट कर देता हूँ कि जो लिक्विड है ना, उस लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के फिनोमेना को ही, इसी घटना को ही क्या कहते हैं? इवेपोरेशन इसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ से द फिनोमेना ऑफ change of liquid into gaseous state, at any temperature even below its boiling point, is called evaporation। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इवेपोरेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर है? तो इवेपोरेशन का मतलब समझ गए ना कि लिक्विड से गैस में चेंज होने के फिनोमेना को, इसी घटना को ही इवेपोरेशन कहते हैं। आज हम थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, सरफेस एरिया पर किस तरह से डिपेंड करता है इवेपोरेशन। तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स हुआ कि एज वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। इसके मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज दैट आप हैं और आपके एक फ्रेंड हैं, और दोनों लोगों को क्या किया गया है कि एक जगह जो है चाय पर इनवाइट किया गया, और चाय पे इनवाइट किया गया है तो आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं चाय कप में पसंद नहीं करता हूँ, 2 कप चाय आई थी, और आपको जो चाय मिली है वो कप में, और आपके फ्रेंड को चाय मिली है सॉसर में, यानी कि प्लेट में। तो आपकी प्लेट बड़ी है, जो फ्रेंड है उसकी प्लेट बड़ी है और आपका जो कप है, तो आप बताइए कि चाय कौन पहले पी जाएगा? आपका फ्रेंड पहले पिएगा, वो एकदम में उसको लगा के बस 1 मिनट पी गया। रीजन कि उसका जो है उसकी प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है।
और सरफेस एरिया जो ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है। और एक बात और याद रखना कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, जहां पर भी इवेपोरेशन होगा तो वहां पर कूलिंग होगी। क्लियर है? तो और भी देखो, एक दो एग्जांपल देता हूं कि सपोज दैट एक आप हैं और एक आपके मित्र हैं। तो आप और आपके फ्रेंड जो है, सपोज दैट हमने देखा कि दोनों लोगों ने कपड़े सुखाए, यानी कपड़े धुले। ठीक है, संडे वाले दिन था तो अपना धुलते हैं बच्चे, कपड़े धुल के डाल दिए। धुलने के बाद क्या किया, तो आपके मित्र ने कपड़ा शर्ट सपड़े जो है कपड़े जो है धुले और शर्ट को बस ऐसे ही डाल दिया। आपने क्या किया, उसको फैला के डाल दिया। तो आपको फैला के डाल दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया ना। किसकी शर्ट पहले सूखेगी? आपकी शर्ट पहले सूखेगी, बिकॉज देयर इज द मोर सरफेस एरिया, और मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ही तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। अब मैं पॉइंट नंबर 3 सेकंड की बात करता हूं। जिस तरह सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट है उसी तरह से इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो डिपेंड, रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन directly proportional to temperature, rate of evaporation directly proportional to temperature means इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करता हूं कि हमने टेम्परेचर की बात की है। तो एक बात सोचो कि आपने क्या किया कि दोनों लोगों ने जो है क्लॉथ वॉश किए, है ना, कपड़े धुले, और कपड़े धुल लिए। कपड़े धुलने के बाद जो है टेम्परेचर, जैसे एक ने क्या किया, मान लो आपने अपने कपड़े जो है धूप में डाल दिए और आपके मित्र ने क्या किया, उसने जो है वहीं जो है नॉर्मल कमरे में डाल दिया। तो जहाँ धूप में कपड़े डाल दिए, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। और भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज दैट आपने क्या किया, कोई चलिए एक आपने जो एक प्लेट में पानी भर के रख दीजिए, वाटर भर के रख दिया आपने प्लेट में, और एक प्लेट को रख दिया आपने कमरे में, एक प्लेट अपने कमरे के बाहर धूप में रख दिया। तो जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है उस प्लेट का जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाएगा जल्दी एज कंपेयर टू द वाटर केप्ट इनसाइड द रूम। तो इस तरह से इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा। और इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, इस बात को माइंड में रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी बात से सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट की बात कर लेता हूं। थर्ड पॉइंट हमारा है सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड। यस, थर्ड है हमारा विंड स्पीड। विंड स्पीड, विंड स्पीड मींस हवा जो चलती है वो कितनी तेज चल रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, एक बार जो है वीडियो अभी थोड़ी देर पहले बनाया, पूरा बन गया, वो अपने आप मोबाइल बंद हो गया। चलिए मैं बात करता हूँ विंड स्पीड की, है ना। विंड स्पीड जो है कैसे इस पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। मीन सीधी सी बात है कि विंड स्पीड जितनी ज्यादा है, देखो यहां समझ लेते हैं कि देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो एक फिर से एक बार उसी क्लॉथ वाला एग्जाम्पल ले देते हैं कि सपोज दैट आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने ही क्लॉथ को वॉश किया, कपड़े धुले, और सुबह मान लो स्कूल जाना है। और स्कूल जाना है तो आपने क्या किया कि दोनों लोगों ने क्लॉथ वॉश कर दिए, ठीक है। अब सुबह स्कूल जाना, धुल के डाल दिए। अब आपने क्या किया कि जो है आपने शाम को सोने से पहले अपना पंखा चला दिया, समझ रहे? विंड स्पीड हो गई ना, हवा चल रही तेज, लेकिन आपके फ्रेंड ने जो है धुल के डाल दी, एकदम फैला के डाल दिया, बोले इवेपोरेशन लग जाएगा, फैला के डाल दिया, लेकिन उसने फैन नहीं चलाया। तो सुबह तक देखा कि आपकी शर्ट सूख चुकी थी, क्योंकि विंड स्पीड यहाँ पर ज्यादा है। आप स्कूल चले गए, आपके मित्र भी रह गए, शर्ट सुखा रहे दिन में खड़े खड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विंड स्पीड। जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी यानी कि हवा जितनी तेज चलेगी उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? अब देखो हम इसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 वन इज द ह्यूमिडिटी। अब हम ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो ह्यूमिडिटी क्या है, पहले तो यही बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस होता है, लिखना चाहो लिख लीजिए कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। क्लियर? अब देखो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी पर कैसे डिपेंड करता है? तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, एक बात सोचो कि अब ऑलरेडी जो वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या वाटर वेपर्स, क्या कोई लिक्विड है वो गैस में आसानी से कन्वर्ट हो पाएगा? भाई कन्वर्ट तब होता है ना जब लिक्विड सीधा गैस बन के ऊपर उड़ता है। अब है क्या कि टेम्परेचर तो कम है लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा, ऑलरेडी वाटर वेपर्स वहां पर प्रेजेंट है। ऐसी सिचुएशन में जो लिक्विड है वो वेपर्स में कम कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वेपर्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है तो ये वेपर बन के वहां पर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है जो लिक्विड रखा हुआ है। इट मीन्स हम कहेंगे कि रेट ऑफ ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ह्यूमिडिटी क्यों, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा। एक लास्ट पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, ये है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब नेचर ऑफ लिक्विड में तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि एक्चुअली नेचर ऑफ लिक्विड में ये पर्टिकुलरली नेचर पर डिपेंड करता है। अब लिक्विड का नेचर कैसा है, जैसे वाटर है तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट होता है, बात समझ रहे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। जबकि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो कंपनी बॉयल हो जाते हैं। जैसे हम कहें कि एल्कोहल की अगर हम बात कर लें, क्या कर लें, एल्कोहल, तो जो एल्कोहल है ये आपका 78 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाता है, इतने डिग्री सेल्सियस पर ही ये बॉयल होने लगता है। और वाटर आपका जो होता है, वाटर ले लेंगे तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को अगर हम रख दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, किसका इवेपोरेशन जल्दी होगा, एल्कोहल का। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है दैट इज इवेपोरेटेड फास्टली, उसका इवेपोरेशन फास्ट होता है। इन दोनों की जगह अगर हम पेट्रोल ले लें तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी कम होता है, वो और भी जल्दी क्या होगा, वो वहां से इवेपोरेट कर जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट था नेचर ऑफ लिक्विड का। देखो अभी हमने मैं बार बार बात कर रहा था कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। हाउ इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, कैसे, उसकी मैकेनिज्म समझाते हैं। ठीक है, तो देखो कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। अभी कैसे कूलिंग प्रोसेस है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है, मैं उसको समझा देता हूं। चलिए आपने क्या किया कि सपोज दैट यहां पर आपने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर लिया है, ओपन प्लेस में वाटर ले लिया, और अब इसमें जो वाटर भरा हुआ है, अब एक बात सोचिए कि यहां से ये क्या कर रहा है, एक वर्ड हमने पहले आपको पढ़ाया था इससे पहले, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, याद है? नहीं है तो पार्ट 3 को देखना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, अगर ना लिखो डेफिनेशन लिख लो। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gaseous state at the atmospheric pressure and at its boiling point। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो अब एक बात सोचो कि यहाँ पर हमने कहा है कि इसमें हमने लिक्विड ले लिया है,
और अब ये लिक्विड क्या कर रहा है, इसमें सराउंडिंग से क्या करेगा, ये सराउंडिंग चारों तरफ है, यहाँ पर जो सराउंडिंग हमने मान लिया ये है सराउंडिंग, सराउंडिंग से इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लिक्विड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक। तो हम कहेंगे कि ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, हम कह सकते हैं कि व्हेन द लिक्विड absorb the heat from surrounding, when this heat become equal to the latent heat of vaporization, then the evaporation takes place। अब देखो कैसे, तो हम कह सकते हैं कि when liquid get heat from surrounding, when the liquid get heat from surrounding or any other resources, किसी और resources से भी ले सकते हैं, ठीक है, when liquid get heat from surrounding, this heat become equal to latent heat of vaporization, when if this heat become equal to, this heat become equal to latent heat of vaporization, if this heat become equal to the latent heat of vaporization, evaporation takes place। क्लियर हो गया, evaporation takes place और evaporation यहाँ पर होगा। अब सीधी सी बात सोचो कि जब इस लिक्विड ने इधर से भी, अब इधर से क्या, इधर से करेगा ना चारों तरफ से हीट, और ये क्या है सराउंडिंग, जब चारों तरफ से हीट लिक्विड ने एब्जॉर्ब की, अब ये लिक्विड वेपर बन के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इधर उधर की तो हीट खींच ले गया ना, ये इस हीट को एब्जॉर्ब किया, इस हीट को एब्जॉर्ब किया, जब यहां से हीट चली गई तो यहां क्या बचेगा, कूलिंग। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। क्लियर है, आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से आगे फिर कंटिन्यू बने रहिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो 5th पार्ट इसका अपलोड करूंगा, कल करूँ या कल ही कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।